तो छपछपी पड़ी नहीं पड़ी सर अभी या कुछ? भंडारी जी को तो ये समझना चाहिए था कि भाई विभीषण नहीं बनना है, कर्ण बनना है, और वो विभीषण बनने का शौक था उन्हें, अब बन गए। उनका भविष्य मुझसे ज़्यादा महेंद्र भट्ट जी जानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि उनका भविष्य क्या होगा। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव निपट चुके हैं। इस बार पहली बार इतिहास में ऐसा देखा गया कि उत्तराखंड में किसी विपक्षी पार्टी ने उपचुनाव जीता हो, और बद्रीनाथ का जो श्रेय जाता है वो गणेश गोदियाल को जाता है, क्योंकि जब उनको लोकसभा का टिकट मिला तो जो उनके साथी राजेंद्र भंडारी थे वो उनका साथ छोड़कर चले गए। बड़े मंचों से गणेश गोदियाल ने ये बात उस समय भी कही कि जो मित्र ने मुझे चुनाव में कुदवाया वो मुझे छोड़कर चले गए, और उसी का नतीजा है कि आज बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है और बीजेपी को करारी हारों का सामना करना पड़ा। अभी हमारे साथ गणेश गोदियाल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अक्सर एक टीस आपके मन में थी और आप मंचों पर भी कह रहे थे कि मेरे पीठ पर खंजर घोंपकर मेरा दोस्त गया है, और छपछपी उसी दिन पड़ेगी जिस दिन आप विधानसभा लखपत बुटोला को भेजेंगे। तो छपछपी पड़ी नहीं पड़ी सर अभी या कुछ और अभी? नहीं, मैं निजी रूप में ऐसा कोई द्वेष नहीं रखता, लेकिन ये बात मानव है हम सब, और कैसा लगेगा अगर मेरी जगह पे राजेंद्र भंडारी जी होते और कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा कर लेता तो उनको कैसा लगता। तो बस जैसा उनको लगता है वैसे मुझे भी लगता है, और इस जीत के बाद जैसा उनको लगता अगर मेरी जगह होते तो उनको कैसा लगता वैसे मुझे भी लग रहा है। बहरहाल बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद, और इसलिए धन्यवाद कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, राजेंद्र भंडारी महत्वपूर्ण नहीं है, गणेश गोदियाल महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रदेश की राजनीति महत्वपूर्ण है। और मैंने जो एक आह्वान किया था कि भाई प्रदेश की राजनीति को शुचिता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि बद्रीनाथ से संदेश जाए कि लोग स्वार्थपरक राजनीति से मौका परस्ती को पसंद नहीं करते हैं, और वहाँ के आम मतदाता ने, वहाँ के जनमानस ने इस प्रदेश की राजनीति को उसी दिशा में आगे बढ़ाया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो काम किया है भविष्य में इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। ये तो तात्कालिक रूप में तय हो चुका है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है ना नेताओं को फुसलाने में, आओ हम इतना दे देंगे उतना दे देंगे, अभी भी कई नेताओं के पीछे लगे होंगे, लेकिन अब नेता डरेंगे। ये तय हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे होंगे हमारे कांग्रेस के लोगों के पीछे, तो अब वो लोग डरेंगे कि भाई ऐसा ठीक नहीं है। और कोई भी पार्टी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार अच्छी मेजॉरिटी में है, कंफर्ट मेजॉरिटी में है, बम्पर मेजॉरिटी में है, उसके बाद आप विपक्ष के नेताओं को तोड़ने में लगे हो। सरकार को बद्रीनाथ की जनता का ये संदेश भी साथ में है कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से विपक्ष भी महत्वपूर्ण है, और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार को कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष को तोड़ने का सरकार के पास कोई नैतिक हक नहीं है। ये संदेश भी छुपा है इस रिजल्ट में। तो सरकार को ये संदेश ग्रहण करना चाहिए और इन सब चीज़ों से अपने को दूरी बनाए रखनी चाहिए, और नेताओं को भी संदेश है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हम ये हाल कर देंगे, तो अब नेता भी डरेंगे। पहले बीजेपी अयोध्या हारती है, अब बद्रीनाथ हारती है। बीजेपी धर्म की राजनीति के आरोप बीजेपी पर लगते हैं और बीजेपी धर्म को संरक्षण की बात करती है। क्या लग रहा है आपको, आपकी जनता समझ रही है चीज़ों को? निश्चित रूप में जनता भी समझ रही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो लोग अयोध्या में जिन्होंने जीत हासिल की, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने वहाँ पर जीत हासिल की, वहाँ के नेताओं ने ये बात अयोध्या के मतदाताओं को समझाई होगी। और यहाँ पर बद्रीनाथ में कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, यहाँ भी चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, तो इन सब लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भी ये बात को लोगों को समझाने में सफल रहे। लोग इस बात को समझे। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये 2 साल का चुनाव कोई विकास का चुनाव थोड़े है। जो व्यक्ति 20 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में रहकर ये कहे कि मुझे 2 साल और जिता दो मैं अब विकास करूँगा, तो मैंने लोगों को कहा कि ये विकास का नहीं है ये चुनाव, ये तो संदेश का चुनाव है, और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। अच्छा सर, कितना चुनौती रहा आपके लिए बद्रीनाथ उपचुनाव? क्योंकि आपके भले बड़े नेता भी आए होंगे, लेकिन आप गाड़ दहाड़ बिल्कुल लगे थे वहाँ, वार्डों में आप गांव-गांव जाकर आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री खुद वहाँ, मंत्रियों ने वहाँ डेरा डाला था। कितना चुनौती था ये आपके लिए? नहीं, ऐसा है, मैंने तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, मैंने तो सहज रूप में, वो चुनाव भी बहुत सहज रूप में लड़ा, और ये चुनाव भी हम सब लोगों ने मिलकर सहज रूप में लड़ा। तो ऐसा नहीं था कि
कोई प्रेशर में हम चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। हमारे बस वही बात थी कि हमारा एक लक्ष्य था कि हमें यहाँ पर जनता को ये समझाना है, ये संदेश देना है, ये मैसेज देना है, और हमने अपना काम किया। जब हमने अपना काम ईमानदारी से किया तो जनता ने पुरस्कृत किया, जनता ने पुरस्कार दिया। तो मेरे लिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी चुनौती थी या चुनौती नहीं थी। जो चुनौती थी उसको हमने सहज रूप में स्वीकार किया और अपने रास्ते पर ईमानदारी से आगे बढ़ते रहे। जनता ने उस रास्ते में हमें आशीर्वाद दिया, पुरस्कार दिया। आने वाला क्या रुख लग रहा है सर आपको जनता का, कि जिस तरीके से आप उपचुनाव जीते हैं, आप क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से लोगों को ये लग रहा है कि जो वर्तमान में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें हैं, जो शगुफेबाजी इन्होंने की है, तो लोगों को भी लगता है कि डायलॉगबाजी, शगुफेबाजी ज़्यादा है और रिजल्ट कम है। जो अपेक्षा थी लोगों की, वो अपेक्षा औंधे मुँह गिरी है। खास करके बहुत जिद करने के बाद भी, बहुत विरोध होने के बाद भी केंद्र की सरकार जिस प्रकार से अग्निवीर योजना के मुद्दे पर जिद किए बैठी है, तो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये इसी का परिणाम है कि हम एक मुश्त इनको जिता देते हैं, फिर ये इस तरह के काम करते हैं। तो लोग इस बात को अभी उस प्रोसेस में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत क्लियर एक तरफा लोग हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन अब लोग, आम मतदाता उस प्रोसेस में है जहाँ पर मतदाता ये सोच रहा है कि कुछ ऑप्शन ढूंढा जाए। तो निश्चित रूप में हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वो ऑप्शन है। तो मुझे विश्वास है कि 2027 आते आते हम अधिकांश यहाँ के उन तटस्थ मतदाताओं को, जो लोग मेरिट पर विश्वास करके वोट देते हैं, योग्यता पर विश्वास करके वोट देते हैं, मेरा विश्वास है कि 2027 आते आते उन सब लोगों को हम विनम्रतापूर्वक अपनी बात समझा पाएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर बन रहा है, प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जा रहा है, उसको लेकर आजकल खूब विवाद हो रहा है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? जब मुझे पहले दिन पता चला, ये 10 तारीख को उसका शिलान्यास हुआ, और मुझे 10 तारीख रात को पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको मैं दुस्साहस की श्रेणी में मानता हूँ। ये कार्य निश्चित रूप से दुस्साहस की श्रेणी का कार्य है। तो मैंने 11 तारीख को ही प्रतिकार इसका किया, विरोध इसका किया, और भगवान से वहाँ पर हमारे पैठानी महादेव में हम बैठे, सब हमारे कार्यकर्ता और हम सब साथ बैठे, और हमने ये कहा वहाँ से कि मुख्यमंत्री को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी हम कल ऊखीमठ थे, पूरी केदार घाटी, और पूरी केदार घाटी तक ही नहीं, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित हैं कि मुख्यमंत्री को ये दुस्साहसिक कार्य नहीं करना चाहिए था। हमारी आस्थाओं का जो अपमान करे, हनन करे, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। आप ये सोचिए ना, जिस समय में हरिद्वार ऋषिकेश से आगे जाने के रास्ते नहीं थे, उस समय हमारे उन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों ने, जिनको हम अपने धर्म का प्रतीक मानते हैं, हम अपने अध्यात्म का प्रतीक मानते हैं, शंकराचार्य जी, उन्होंने उस समय जाकर उन मंदिरों का आधार रखा, उन मंदिरों को बनाया, और आज हम उस केदारनाथ से सिरा ले जाकर दिल्ली में उसका नया मंदिर बना रहे हैं। ये कोई बात है क्या? शिव मंदिर बन सकता है, लेकिन केदारनाथ मंदिर केदारनाथ है। वो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के बुलावे पे मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, उस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली। केदारनाथ, आप अपने फ़ोन से, गूगल पे से उनका जो QR कोड है, अगर आप ढूंढेंगे बद्रीनाथ श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट, तो उसी को पैसा जा रहा है। अभी हमने कोशिश करके देखा, 1 रुपया गया उसमें। तो ये ठगने का एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं लोग। और मुख्यमंत्री जी जो कि एक सम्मानजनक पद पर हैं, जब वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उस कार्यक्रम की विश्वसनीयता बनती है। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे गिरोहों को विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट दे दिया। और अब मेरा ये मानना है, मुख्यमंत्री जी के पास 2 रास्ते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास सबसे अच्छा रास्ता ये होगा कि मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के लोगों से माफ़ी मांगते हुए ये कहें, इसको स्वीकार करें कि उनसे भूल हो गई है, बस बात ख़त्म हो गई। और चूँकि हम सब के वो मुख्यमंत्री हैं, हमारी लोकतांत्रिक शक्तियाँ भी उनमें निहित हैं, हमारी शासकीय शक्तियाँ, हमारी तमाम शक्तियाँ उनमें निहित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। तो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए
वो अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए वो उस संस्था को कहें कि भाई नाम ये नहीं चलेगा, इसको हटाओ। प्रतिकृति जो मंदिर की है वो हूबहू केदारनाथ की बनाने की जो उनकी परिकल्पना है उसको चेंज करें, मंदिर का नाम शिव मंदिर रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है कि सरकार ये प्रचारित करे कि जब 6 महीने केदारनाथ में जब बर्फ़ पड़ी रहती है तो उस समय जो है यात्रा वहाँ चलेगी। ये तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं वहाँ से। अच्छा सर, जो अभी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है 2 सीटों पर, अब आपको क्या लगता है जो इस आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव है, उस पर कितना बल मिलने वाला है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के लोग सब स्तर पर, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो निकायों के चुनाव हो, चाहे केदारनाथ का चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, हम हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो इन बातों को तर्क के साथ लोगों तक पहुंचाएं। लोग मानते हैं, लेकिन मनाने वाले में भी तो अपनी काबिलियत होनी चाहिए। तो हमें अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना है ताकि हम लोगों को मना सकें कि भाई जो हम कह रहे हैं इन बातों में तथ्य हैं, इन बातों में तर्क है, इन बातों में सत्यता है। तो ये हम में भी होना चाहिए, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, जब लोकसभा के टाइम पर एकमात्र जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी छोड़ कर गए, क्या उसके बाद आपकी उनसे कोई वार्ता हुई हो या उनका फ़ोन आया हो कभी बीच में? जिस दिन वो छोड़ के गए उसके दूसरे दिन मैंने ज़रूर उनको फ़ोन किया था। मैं फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत कोमल है और मैंने ये सोचा कि वो चलने को चले गए, लेकिन बात करता हूँ क्योंकि मेरी मित्रता थी। ये अलग बात है कि मेरी 10 साल की मित्रता में मैं उन्हें ये नहीं समझा पाया, मैं उनमें ट्रांसफ़र कर पाया कि भाई सदा सहता और मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता पैदा करना, ये मैं नहीं समझा पाया। लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं उनसे बात करूं। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने फ़ोन कभी नहीं किया। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्या हुआ होगा कि जो क्या मजबूरी रही होगी सर जो उधर चले गए? कोई मजबूरी नहीं, स्वार्थ, लालच, बस, कोई और मजबूरी नहीं। मजबूरी क्या होती है? मजबूरी क्या होती है? जो मुझे पता है कि भाई वो पहले मंत्री रहे, कांग्रेस के टाइम भी मंत्री रहे, विधायक 3 बार रहे, उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, पत्नी उनकी जिला पंचायत के अध्यक्ष है। क्या होता है मजबूरी? प्रतिष्ठित राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पास रही, मजबूरी क्या थी उनकी? बच्चे जो जहाँ तक मैं जानता हूँ ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे हैं। यहाँ देहरादून में घर है, गांव में घर है, पोखरी में घर है, जोशीमठ में आवास है। ठीक है, अच्छी बात है। हमें भी विश्वास था कि एक डमडमा भाई है हमारे साथ, उनके हर सुख दुख में साथ रहे। उनके छोटे मोटे जो भी कुछ हो जाती थी गलतियाँ, उनको छुपाने का काम करते थे कि भाई एक नेता है चमोली ज़िले से, हमारा एक नेता है, वो उभर कर आए। लेकिन दगा ठीक नहीं। मैं एक बात मैंने भाषणों में भी कही, अभी भी कहना चाहूँगा, लोग इतिहास से क्यों नहीं सीखते हैं? लोगों को ये समझना चाहिए। जो लोग स्वार्थ और लालच में ये सब काम करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारा इतिहास और हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि आज तक लोग अपने, जबकि विभीषण भगवान राम के अनन्य भक्त थे, लेकिन लोग अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखते। और कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन दोस्ती की मिसाल कर्ण की देते हैं लोग, और बेटे का नाम भी कर्ण रखते हैं। तो इतिहास से इन बातों को लोग नहीं सीखते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। पढ़े लिखे लोग भी नहीं सीखते हैं। भंडारी जी को तो ये समझना चाहिए था कि भाई विभीषण नहीं बनना है, कर्ण बनना है, और वो विभीषण बनने का शौक़ था उन्हें, अब बन गए। उनका भविष्य क्या लग रहा है आपको अब बीजेपी में? उनका भविष्य मुझसे ज़्यादा महेंद्र भट्ट जी जानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि उनका भविष्य क्या होगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे, जिस तरीके से अभी उत्तराखंड की जनता गणेश गुदियाल को सुनना चाहती है और सुन भी रही है, आपकी जो जनसभा है उसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर आपके जो वीडियो हैं वो भी खूब वायरल होते दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर मैं कांग्रेस को उभरना है या 27 में सरकार बनानी है कांग्रेस को, तो गणेश गुदियाल को आगे करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में जितने लोग हैं, भगवान ने कुछ न कुछ उनको दे रखा है। किसी को खुर दे रखे हैं, किसी को सींग दे रखे हैं, किसी को नाखून दे रखे हैं, किसी को
घोड़े को चलने के लिए मजबूत पैर दे रखे हैं। तो हर एक व्यक्ति को, मतलब हम नेताओं को भी, हर एक को कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दे रखी हैं। तो एक काबिलियत मेरे में ही नहीं है, काबिलियत सब में है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी सबकी काबिलियत को परख कर उस काबिलियत के आधार पर उन सबको अलग अलग फ्रंट पर लगाएगी, क्योंकि चुनाव और पॉलिटिक्स एक ही फ्रंट पे नहीं लड़ा जाता। पॉलिटिक्स एक ही फ्रंट पे नहीं की जाती, चुनाव एक ही फ्रंट पे नहीं लड़ा जाता, विभिन्न फ्रंट हैं। तो जिसका जो उपयोग हो सके बेहतर, उसको उस फ्रंट पे लगाना चाहिए। अभी जैसे बद्रीनाथ में हमारी एक बैठक थी, मतलब चुनाव के संबंध में एक जूम बैठक चल रही थी। सब लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो है गणेश गोदियाल को चुनाव का वो बनाया जाए, मैनेजमेंट करने वाला काम गणेश गोदियाल को दिया जाए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई मेरे को मैनेजमेंट का काम मत दो तुम लोग, मैं ऑफिस में बैठकर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं गांव-गांव जाऊँगा और मैं लोगों को समझाऊँगा। तो मैं ये मैं समझता हूँ कि ये है ये चीज़ मेरे में कि मैं लोगों को समझा सकता हूँ। पर जो अब मैं बोलूँ कि मैं मैनेजमेंट भी करूँगा, मैं प्रचार भी मैं ही करूँगा, सब मैं ही करूँगा, तो ये थोड़ी संभव है। मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा बेहतर मैं समझता था कि विक्रम नेगी कर सकते हैं। मैंने विक्रम नेगी जी का नाम लिया कि मैनेजमेंट का काम और वहाँ संभालने का, ऑफिस में वो सब संभालने का काम विक्रम नेगी जी को दो। विक्रम नेगी जी ने वो काम किया। ललित फरसवाण हमारे जो पूर्व विधायक हैं कुमाऊँ से, वो भी बिल्कुल राजनीतिक वर्कर आदमी है। हमने कहा इनको ये सब काम दो, वो लोग रहे वहाँ, उन्होंने बखूबी वो काम निभाया। हमने प्रचार का काम संभाला, हमारे बाकी नेताओं ने भी आकर प्रचार का काम संभाला। तो ये जीत सबकी जीत है, सब ने मिलकर लड़ा, एक दूसरे की कहीं कमी रह गई तो उसको पूरा किया। जहाँ एक व्यक्ति नहीं जा पाया वहाँ दूसरा गया, जहाँ दूसरा नहीं जा पाया वहाँ तीसरा गया। तो सब ने अपना अपना काम बखूबी किया, कार्यकर्ताओं ने अपना काम बखूबी किया। अब आप ये बताइए उन कार्यकर्ताओं का योगदान कितना बड़ा होगा, महान होगा, जिन कार्यकर्ताओं के पास रुपयों की थैली पहुंच रही थी, उन्होंने उस थैली को ठोकर मार दी। तो ये त्याग है ना। और उस कार्यकर्ता के उस त्याग के बिना क्या ये चुनाव जीता जा सकता था? चाहे हम कितना ही बड़े प्रचारक क्यों न हो जाए, असंभव था। तो बहुत त्याग किया लोगों ने, तब जाके जीता सकता। थैंक यू दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गणेश गोदियाल हैं, अभी बद्रीनाथ विधानसभा से होकर आ रहे हैं, उसके बाद ओखीमठ से होकर आ रहे हैं। और उनसे हमने बात की, उनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से जो ये जीत हुई है, इससे जो दल बदलू नेता हैं उनको ये जनता ने सबक सिखाया है। आने वाले समय में जो ये नेता इस तरीके से दल बदल करते हैं, वो 10 बार इस चीज़ को सोचेंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।